सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा व्याकरण का अध्याय है क्रिया। बच्चों, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? खेल रहा है, ये सो रहा है, ये पढ़ रहा है। तो इन चित्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं। चलते हैं बच्चों, पाठ में प्रवेश करते हैं। क्रिया। बच्चों, विश्व में या संसार में प्रत्येक समय कुछ न कुछ कार्य होते रहते। जैसे अभी ये कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? वीडियो बनाने का, है ना? कुछ न कुछ कार्य होते रहते। अब यहाँ पे दे रखा वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं और पुलिस चोर को पकड़ लिया पुलिस ने। यानी यहाँ पर इन चित्रों में कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है ना? किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। तो बच्चों, हम उसे क्या कहेंगे? जो बोध कराने वाले शब्द हैं उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चों, अभी हमने ऊपर जो चित्र देखे है ना, उनके रंगीन पद किसी न किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी बच्चों, क्रिया की परिभाषा क्या होगी? कि किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। जैसे ऊपर आपने देखा है कि वर्षा द्वारा होने की क्रिया या नदी द्वारा बहने की क्रिया स्वतः हो रही है, जबकि अध्यापिका तथा पुलिस द्वारा क्रियाएं की जा रही। इस प्रकार कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं बच्चों, अपने आप होती हैं, और कुछ क्रियाएं की जाती हैं, है ना? कुछ तो हम स्वयं अपने आप, किसी की उसमें मदद की ज़रूरत नहीं होती, और किसी किसी क्रियाओं को स्वयं करना पड़ता है। तो बच्चों, क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में आती है। ध्यान रखने योग्य बात है, क्रिया के बिना वाक्य रचना असंभव है। कोई भी वाक्य हम नहीं बना सकते बिना क्रिया के। अब बच्चों, कुछ धातुएं होती हैं, मूल धातु। तो बच्चों, क्रिया के रूप में, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, जा, गा, आ, रख, चढ़, पकड़ आदि। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खाना, पीना, गाना, आना, रखना, चढ़ना, पकड़ना इत्यादि, है ना? अब कर्ता, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्रिया का सीधा संबंध बच्चों कर्ता से होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं बच्चों आप, कि मनोज ने ताजमहल देखा। इसमें मनोज क्या है? कर्ता है ना? कर्म क्रिया का, जिस पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है बच्चों, उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे सरताज स्कूटर चला रहा है। इस वाक्य में चला रहा है, क्रिया का प्रभाव स्कूटर यानी कर्म पर पड़ा, है ना? क्या चला रहा है? स्कूटर। अब बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्रिया के भेद बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। संरचना यानी बनावट के आधार पर। सबसे पहले कर्म के आधार पर।
तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, दो प्रकार के भेद होते हैं बच्चों इसमें। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में लेते हैं कि बच्चों जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता वे अकर्मक क्रिया कहलाती, यानी जो अपने आप स्वयं होती। जैसे दादाजी खांस रहे हैं, बच्चा रो रहा है, शेर दहाड़ रहा है ना बच्चों, अकर्मक क्रिया, यानी बिना कर्म के, जो हमने अभी उदाहरण पढ़े। यानी बच्चों जो ऊपर वाक्यों में हमने पढ़े, खांस रहे हैं, रो रहा है तथा दहाड़ना, क्रियाओं का फल सीधा उसके कर्ता, उसके करने वाले पर। जैसे दादाजी खांस रहे हैं तो दादाजी पर पड़ा, बच्चा रो रहा है तो बच्चे पर पड़ा, शेर दहाड़ रहा है तो शेर पर पड़ रहा है। इन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्रियाएं कैसी हैं बच्चों? अकर्मक क्रिया। कुछ अन्य क्रियाएं बच्चों कि दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, गाना, सोना, अकड़ना, उछलना आदि, है ना, ये क्या है? कुछ अकर्मक क्रिया। अब बच्चों दूसरी क्रिया आती है हमारी सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ, यानी जिन क्रियाओं का कर्म अनिवार्य होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, रोहित पाठशाला चला गया, या नंदिनी मेहनत करती है, या शेर ने हिरण को मार दिया। बच्चों ये ऊपर दिए हुए जो वाक्य हैं उसमें चला गया, करती है तथा मार दिया, क्रियाओं का फल कर्म क्रमशः, जैसे कहाँ चला गया? पाठशाला, है ना। नंदिनी क्या करती है? मेहनत करती है। शेर ने क्या किया? हिरण को मार दिया। तो बच्चों ये क्या हैं? कर्म प्रधान क्रियाएं होने के कारण ये सकर्मक क्रियाएं, यानी इनमें कर्म प्रधान है, इसलिए ये बच्चों कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। सकर्मक क्रिया के भेद, यानी सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी जिसमें एक कर्म होता है और जिसमें दो कर्म होते हैं। सबसे पहले मैं एक कर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा केला खाता है, या विद्यार्थी पढ़ रहा है। बच्चों इनमें क्या है? केला और विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहा है, केला और हिंदी एक ही कर्म का उल्लेख किया गया है, इसलिए बच्चों ये कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया। दूसरी बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को केला खिलाती है। अब इसमें माँ किसे क्या खिलाती है ना, तो दो कर्म हो गए, बच्चे को और केला। ऐसे अध्यापिका विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाती, अध्यापिका किन्हें क्या पढ़ाती है, यानी दो कर्म हो गए यहाँ पर बच्चों, जैसे खिलाती है और पढ़ाती है ना। क्रियाओं का प्रभाव दो कर्मों पर, यानी बच्चे व केला विद्यार्थियों और हिंदी पर पड़ रहा है। तो ये बच्चों ये कौन सी क्रियाएं हो गई? द्विकर्मक क्रियाएं। अब बच्चों आकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? आकर्मक तथा सकर्मक क्रिया के लिए क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है ना। यदि उत्तर
प्राप्त होता तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो कौन क्या होती है? क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक होती है। जैसे नीरज सो रहा है ना? नीरज सो रहा है। क्या सो रहा है ना? क्या सो रहा है, तो यह कर्मक क्रिया हो गई। हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा है। यह स्वाति कविता पढ़ती है। क्या पढ़ती है? कविता, है ना? तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। अकर्मक और ये सकर्मक। जिसमें हमें आंसर मिल जाता वो सकर्मक, और जिसमें आंसर नहीं मिलता वो अकर्मक। अब बच्चों, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, है ना? तो अभी हमने आगे पहले पढ़ा था कि क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, है ना? अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि यहाँ आपको दे रखी है। सबसे पहली क्रिया है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम बच्चों सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए कि मानस ने खाना खाया या शैलजा बाजार गई, यानी इसमें एक ही क्रिया है। दूसरा है बच्चों हमारा संयुक्त क्रिया, यानी जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती, एक ही काम किया जाता है, तो ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती। जैसे मैंने कार्य कर लिया या वह खाना खा चुका। बच्चों, इसमें क्या है कि इन वाक्यों में सामान्य क्रिया का प्रयोग न करके 2-2 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही, किंतु काम एक ही हो रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रियाएं हो गई? संयुक्त क्रियाएं। जैसे कार्य करना और कार्य दोनों एक ही चीज़ है ना? 2-2 क्रियाएं हैं लेकिन एक ही काम हो रहा है। वह खाना खा चुका है, तो खाना और खा चुका, तो दोनों ही सेम बात है, तो एक ही कार्य को पूर्ण किया जा रहा है, इसलिए बच्चों ये क्या है? संयुक्त क्रिया। अब तीसरी है बच्चों हमारी नाम धातु क्रिया। इन क्रियाओं के मूल में धातु न होकर बच्चों संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रियाएं होती हैं। अतः संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रियाएं बच्चों नाम धातु क्रियाएं कहलाती। जैसे दो नेता खड़े बतिया रहे हैं, है ना? और सोहन आम दिखाकर ललचा रहा है। बच्चों, यहाँ पर उपयुक्त जो ये बातें कही गई हैं वाक्यों में, बतियाना और ललचाना, ये क्रियाएं बात संज्ञा शब्द, लालच विशेषण से बनी, है ना? तो बच्चों यहाँ अभी हमने ऊपर बताया था संज्ञा से या सर्वनाम से या विशेषण से बनी, तो इसमें क्या हो रहा है? बतियाना और ललचाना ये क्रियाएं हैं बच्चों, लेकिन बात क्या है? संज्ञा शब्द, और लालच क्या है? विशेषण है। इसलिए बच्चों ये कौन सी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रिया। अगला है बच्चों हमारा पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व घटित होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों यहाँ उदाहरण देखते हैं हम,
कार्तिक पढ़कर सो गया। पढ़कर पूर्वकालिक यानी पहले किया, और मुख्य क्रिया क्या है इसमें, सो गया, है ना। तो ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे दादी जी रोज नहाकर पूजा करती, तो नहाकर हो गया पूर्वकालिक, यानी हमेशा ही होता है ये। और मुख्य क्रिया क्या हो गई यहाँ पर, पूजा करती। बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ जाता है, कर शब्द जुड़ता है। ये याद रखने योग्य बात है, कर जुड़ जाता है पूर्वकालिक क्रिया, उससे उसकी पहचान हो जाती है। अगला है बच्चों हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है कि जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है या करने की प्रेरणा देता, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने हरि से पत्र लिखवाया, यानी खुद ने नहीं लिखा लेकिन हरि से लिखवाया, उसने हरि को प्रेरणा दी कि वो लिखे। या माँ नौकर से बच्चे को सुलवाती है, खुद नहीं करती, किसको कहती है, नौकर से, है ना। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हो गई। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है। जैसे जोकर लोगों को खेल दिखाता है, या माँ बच्चे को खाना खिलाती है, यह प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं ये। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होके किसी अन्य से कार्य करवाता है ना। जैसे जोकर तोते से खेल दिखवाता है, या माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। एक तो खुद प्रेरणा देते हैं दूसरों को, अपने आप मतलब खुद कार्य करते हैं उसको, और दूसरे में द्वितीय में क्या होता है कि वो किसी और के माध्यम से उस कार्य को करते हैं। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो। अब बच्चों, प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। मूल सकर्मक धातुओं में आ या ला जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है, और वा या लवा जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। इनको जोड़ने से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे बच्चों यहाँ हम उदाहरण देख लेते हैं इन्हीं के। मूल सकर्मक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे यहाँ पर लिखा है एक शब्द करना, तो प्रथम प्रेरणार्थक कराना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया करवाना। देखना, दिखाना और दिखवाना। ऐसे ही बोलना, बुलाना, बुलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। यानी प्रथम प्रेरणार्थक, ये मूल सकर्मक क्रिया ये हो गई प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, हंसना, हंसाना और हंसवाना। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा उदाहरण के माध्यम से। अब सहायक क्रिया के बारे में देखो यहाँ पर कि वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त तो कुछ अन्य क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, मैं घर गया था या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। इन वाक्यों में गया तथा पढ़ मूल क्रियाएं और था तथा रहे हैं उनके साथ प्रयुक्त हुए हैं, यानी ये सहायक क्रियाएं इनकी सहायता कर रहे हैं। अतः हम बच्चों कह सकते हैं इसके बारे में कि मूल क्रिया के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो बच्चों आज हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा।
आज हमने इस अध्याय में पढ़ा किसी कार्य को होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है बच्चों? धातु होता है, धातु कहलाता है। क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के बच्चों 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया। और बच्चों, मूल क्रिया के साथ लगने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। इस तरह से बच्चों आज का हमारा अध्याय समाप्त होता है।